नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष शो में जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। आज के इस सवाल मीडिया 9 के विशेष कार्यक्रम में हमारा विषय है 10वीं कक्षा के बाद आगे क्या करें। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट की टीम है। हमारे साथ माधवी मतलापुरकर जी जुड़े हैं, जो कि एक्स प्रिंसिपल रह चुकी है महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी में। मतलापुरकर मैडम नमस्कार। हमारे साथ है शैलजा मुळे मैडम, जो कि एक शिक्षिका रह चुकी है, मुख्याध्यापिका, माजी एक्स उप मुख्याध्यापिका रह चुकी है और हमारे साथ जुड़े हैं एज अ काउंसिलर करके। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी शो में। हमारे साथ जुड़े अनिल दलाल सर। अनिल सर एक्स प्रोफेसर, कॉमर्स के एक्स प्रोफेसर रह चुके हैं वडाला के SIS कॉलेज में। अनिल सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हैं राज अलोनी मैडम, जो कि रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल खारघर स्थित नंबर 1 स्कूल की प्रिंसिपल अभी है। मैडम नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं मैडम के बारे में बताऊंगा कि मैडम को और शैलजा मैडम को बेस्ट टीचर का अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, तो इसके लिए मैं दोनों का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं दोनों को। तो इस शो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है माधवी मैडम को, मतलापुरकर मैडम को। मैडम बताइए कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए? आपके 1 मिनट में 2 मिनट में शॉर्ट में बताइए। हमें ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है सभी बच्चों के सामने। जब वो SSC का रिजल्ट उनके सामने आ जाता है तो उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा होती है कि कौन सी स्ट्रीम वो सबसे उनके लिए बेहतर रहेगी। ज़्यादातर बच्चों का ये देखा जाता है कि अगर ज़्यादा मार्क्स वो स्कोर करते हैं तो साइंस के लिए ऑप्ट करते हैं, फिर उससे और थोड़े कम आते हैं तो कॉमर्स, और फिर उससे और कम आर्ट्स के लिए चले जाते हैं। और दूसरा भी एक ट्रेंड देखा जाता है कि वो अपने दोस्तों की तरफ दोस्तों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि जहाँ पर उनके दोस्त जा रहे हैं, जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं, जिस स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं, वहीं पर मैं भी चला जाऊँ। लेकिन बच्चों को हमेशा अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले से ही मार्क कर लेना चाहिए। पहले से उन्होंने सोच के रखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। ये नहीं कि मुझे सिर्फ ज़्यादा मार्क्स मिले इसीलिए मैं साइंस ले लूँ या और कहीं जाऊँ, क्योंकि एक गलत स्ट्रीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो फिर आपका फ्यूचर जो है उसकी दिशा उसके ऊपर निर्भर रहती है। बहुत अच्छा। शैलजा मैडम सेम क्वेश्चन, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जब बच्चा 10th पास होता है, अभी इस साल में भी उनके पास बहुत सारे मार्क्स हैं, 3 चीजें बच्चों को देखनी है। एक, उन्हें सचमुच में क्या करना है, दिल मांगे मोर, अपने दिल से पूछो क्या करना है। दूसरा, अपना घर का आर्थिक माहौल, घर का जो आर्थिक माहौल है वो कितना है और क्या है। और तीसरा, जिंदगी में क्या पाना है, खोना तो कुछ नहीं है लेकिन क्या पाना है, क्योंकि आर्ट्स साइंस कॉमर्स अलग नहीं है, डिप्लोमा भी है, होम साइंस भी है, MCVC भी है, टेक्निकल भी है, बहुत सारे फाइन आर्ट्स के भी लाइन है, स्पोर्ट्स के भी लाइन है। तो हमारे पास क्या है, झोली में क्या दिया हुआ है वो देखना है। दोस्त की जगह रहेंगे, पैसा सबको मिलेगा, नाम सबको मिलेगा, अगर आपके पास कुछ है तो सबको सब कुछ मिलेगा। ये आगे चल के देखना है। अनिल सर आप बताइए, आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरी राय ये है कि बच्चों में अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, आपने खुद की क्या कैपेसिटी है और खुद क्या कर पाते हैं। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिसमें लगान है तुम्हारी, जिसमें लगा हुआ है, 100% तुम्हारे पास सक्सेस आएगा। पैसा तो मिलने वाला ही है, कुछ भी छोटा से छोटा भी काम करेगा, मेहनत करेगा, तुम्हारा नाम बन जाएगा, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता है, जिसमें अपने दिलचस्पी है, जिसको अपने अच्छा लगता है, भाई ये मैं कर सकता हूँ और अभी से मुझे यही इंटरेस्ट है। स्पेशली उनको पीयर प्रेशर रहता है, अपने रिलेटिव्स क्या करते हैं, चाचा के लड़की क्या करते हैं, घर पे मम्मी डैडी प्रपोज करते ये करो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे में केसेस देखे कॉलेजेस में, पहले डिप्लोमा करते हैं, बाद में नहीं होता है, फिर कॉलेज में आते हैं, इधर एडमिशन लो, तो उसमें अपना टाइम बर्बाद करते, पैसा बर्बाद करते। तो इससे अच्छा कि अपने को जो इंटरेस्ट है, जहाँ पे अपना लगाव है, जहाँ पे दिलचस्पी है, वही चीज़ करो, उनको 100% सक्सेस मिलेगा। थैंक यू। अलोनी मैडम आप बताइए,
हाँ, मुझे ये कहना है कि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने ये टॉपिक चुना है, बिकॉज मेरे हिसाब से ये एक चीज है जो हमारे एक्चुअली यहाँ टोटली इग्नोर किया जाता है. आवर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स डू नॉट कॉन्सेंट्रेट कि उनको करियर कौन सा चुनना है. वो तो लास्ट मिनट में जहाँ सभी जा रहे हैं उसके पीछे चले जाते हैं, दोस्तों के पीछे चले जाते हैं. कई बार माँ बाप है, उनका सपना अधूरा रहता है, तो वो अपने बच्चों के थ्रू ये लेना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये वो बनेंगे जो हम नहीं बन पाए. So this is one. Today the world is like this, that you cannot jump to conclusion and take anything. It is a proper in future course of this discussion. I will tell exactly how the child should go about choosing his career. और मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो लास्ट मिनट नहीं, बट स्टैंडर्ड 7 से स्टार्ट होना चाहिए. और इसके लिए बहुत प्रोसेसेस है विच आई विल रेफर लेटर ऑन, जो हर एक घर में हर एक माँ बाप ने करना चाहिए. So not to jump to conclusion, but it is a process which starts from standard 7, choosing of career. राइट. मेरा अनिल दलाल जी से प्रश्न है, क्वेश्चन है. सर बताइए कि कॉमर्स, अगर हम, क्योंकि आप कॉमर्स के प्राध्यापक रह चुके हैं, तो अगर बच्चा ये मन में ऐसा सोचता है कि मुझे कॉमर्स के लिए जाना है, तो कॉमर्स के लिए जाने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम अगर चुनता है तो उसे आगे उसका क्या, उसके बेनिफिट है उसके कॉमर्स के, वो बताइए. देखो, सभी फील्ड में तो बेनिफिट अच्छा रहता है, लेकिन कॉमर्स में क्या आजकल जो चल रहा है, स्पेशली ऑनलाइन सेलिंग है, तुम्हारा मार्केटिंग स्किल है, तो कॉमर्स में तुम खाली बीकॉम करके नहीं चलता. यू कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन डू ICW इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट. उसके बाद भी आप कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं. आजकल तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है. आफ्टर 12 यू कैन डू BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आप लोग को बहुत सारा स्कोप है कि पर्टिकुलर फील्ड में सीखने को मिलता है. आफ्टर 12 यू गेट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली. 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आपको एक ही सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेट करना है. वहाँ पे आपके मास्टरी बनानी है, वहाँ पे आपको नॉलेज मिलना है, और वहाँ से आप आगे जा सकते हैं. तो मैं तो देख रहा हूँ आजकल मैक्सिमम बच्चे जो कॉमर्स में ही आ रहे हैं, बिकॉज कॉमर्स में कैसे रहते हैं ना, पढ़ाई डिफिकल्ट रहता है ना ईजी रहता है. एट द सेम टाइम आगे उनको फ्यूचर अच्छा रहता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इधर नहीं तो उधर. तो दे गेट बेटर थिंग्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज. तो कॉमर्स में जाना भी अच्छा है, लेकिन कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम ले लो, जब तक हाथ वर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते, लगान नहीं करते, जब तक दिल से पढ़ाई नहीं करते, कुछ नहीं कर पाओगे आप. तो यू डिसाइड कि आप लोग को क्या करना है, भाई मुझे यही करना है और उसके पीछे ही लगना है. खाली एडमिशन लेके बैठना है और पूरा साल घूमना है तो नहीं चलेगा. द डे 1 यू टेक एडमिशन, यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज. आपको जो इंटरेस्ट है बताना है. मैं तो क्या होता है आजकल बच्चे लोग कल एग्जाम में तो आज पढ़ाई चालू करते हैं. इंस्टेंट सबको चाहिए, फास्ट फूड जैसा चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है. ऐसा पॉसिबल भी नहीं है. आपको अगर बराबर पढ़ाई करनी है, आपको करियर बनाना है, तो आपको डे 1 से आपकी पढ़ाई चालू करनी चाहिए, तभी इसमें आपको अच्छा स्कोप मिलेगा. शैलजा मैडम, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कौन सा स्ट्रीम चुना था 10th में? अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा मेरा और एक जी जी बोलिए 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 माधवी मैडम, बोलिए. बोलना चाहूंगी. बोलिए मैडम, बोलिए. एक तो आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि जो जिसकी पढ़ाई थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन तो बच्चों को रहती है, लेकिन कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जो टोटली नया रहता है बच्चों के लिए. तो ऐसे हालात में हमें ये देखना चाहिए कि उसकी भी थोड़ी जानकारी बच्चों को पहले से ही दी जाए, ताकि इस फील्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसका आगे चल के उनको क्या फायदा हो सकता है या किस तरीके से उसकी पढ़ाई होती है, उसकी नॉलेज थोड़ी सी अगर स्कूल लेवल पे ही उनको मिलती है तो मुझे लगता है कि चॉइस करने में थोड़ी सी आसानी है. ओके, गुड. मैडम, अभी मैं शैलजा मैडम से पूछूंगा कि आपने कौन सा स्ट्रीम चुना था, क्योंकि उस वक्त आपके मन में क्या था कि मुझे एक स्पेसिफिक कुछ बनना है, ऐसे सोच के आपने वो स्ट्रीम चुना था कि फैमिली से फोर्स था? क्योंकि आजकल में क्या होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, शिक्षक का बेटा पता नहीं शिक्षक होता है, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट, ये जो स्ट्रेन चल रही है, तो
आपने क्या चुना था और बताइए। थैंक यू। मेरे घर का माहौल, माँ बाप दोनों बीएससी होते, डैडी का बिजनेस था, मम्मी बीएससी केमिस्ट्री हाउसवाइफ। मैंने आर्ट्स चुना। आर्ट्स इस वजह से चुना कि मुझे कुछ अलग करना था और उसके साथ मुझे मेरा सब एक्टिविटीज करना था। साइंस करेगी तो मुझे मेडिसिन तो नहीं जाना था क्योंकि आई एम वेरी सेंसिटिव, आई कांट हैंडल इट। इंजीनियरिंग में तो रस ही नहीं था, बाकी सब सब्जेक्ट्स मुझे समझते भी नहीं थे और करना भी नहीं था। स्कूल में किया था, लेकिन आर्ट्स क्यों, लैंग्वेज आता है कुछ कर, इसीलिए आर्ट्स किया। साइकोलॉजी का ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश का भी किया तो दोनों मास्टर्स आ गए। फ्रेंच का डिप्लोमा किया था क्योंकि लैंग्वेजेस करना है। और ये करते करते टीचिंग ये ऑप्शन स्टैंडर्ड 7 से फिक्स किया था दिमाग में कि टीचिंग तो करना ही है। तो टीचिंग के लिए क्या चाहिए, ये दिमाग में नहीं था कि साइंस सब्जेक्ट पढ़ाना है। साइंस नहीं पढ़ाने का है, आर्ट्स पढ़ाने का है। क्यों, क्लास में नाच सकते हैं, गा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आर्ट्स पढ़ाते। साइंस में मेरे को फैक्ट्स लिखना पड़ेगा, वो नहीं करने का था। और दूसरा, मेरे माँ बाप बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थे। उन्होंने मेरे खुद के एप्टीट्यूड टेस्ट में स्कूल में थी 1969 के तभी किया हुआ था, लेट डॉक्टर मेरू बंगाली से। डॉक्टर बंगाली ने 2 लाइन ही दिए थे साथ में, ये साइंस करेगी या आर्ट्स। मेरे मम्मी ने अपना सीधा सीधा पूछा, ये साइंस करके क्या करने वाली है? इसको को भी करेगी, वो टीचिंग करेगी। तो क्या के लिए कर रहे हैं, उसको करने दो, क्योंकि उसको डांस भी करना है, गाने का भी है, ड्रामा भी करने का है, पर्सनैलिटी भी करने का है, बड़े बड़े भाषण भी देने का है, सब करने का। तो साइंस क्यों करेगी, आर्ट्स में। इसलिए आई चोज आर्ट एंड आई नेवर रिग्रेट द चॉइस। आई एंजॉयड thoroughly my arts field, thoroughly enjoy, सब एक्टिविटीज एंजॉय किया। और अभी भी मैं बच्चे लोग को बोलती हूँ, ट्यूशन की जरूरत नहीं थी, दो धमाल करने का है वहाँ, लेकिन पढ़ाई करो। एंड एक्चुअली आई वाज अ मेरिट लिस्टर फॉर एसएससी, मेरा रैंक था मेरिट लिस्टर था। सो इट्स नॉट दैट आई जस्ट वेंट फॉर आर्ट्स बिकॉज आई नो, वो था। और वैसे मेरे को कॉलेज में भी मिला, यूनिवर्सिटी में भी रैंक्स मिला। अच्छा, जहाँ मिलाने का है वो मिल सकता है, लेकिन पढ़ाई तो करनी है, कहीं भी जाओ मेहनत है, लेकिन अपना खुद का नोट्स करना है, गाइड नहीं यूज करने का, अपना खुद का नोट्स, जो मेरे को आर्ट्स में मिल रहा था। क्या बात है। मैं इस चर्चा के दौरान में आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके भी कुछ सवाल है तो वो भी आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें सवालों के जवाब लोगों तक पहुंचाने हैं, हमें उनके डाउट्स को क्लियर करना है। मेरा सवाल है अलोनी मैडम से। मैडम, साइंस को अगर चुनना है, अगर साइंस को चुनना है तो बच्चे के लिए क्या, मतलब क्यों चुनेगा वो, या फिर उसके साइंस के बाद उसके क्या बेनिफिट है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं एक्चुअली बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि हम लोग यहाँ स्कूल में कैसे करते हैं और एक्चुअली क्या पेरेंट्स को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। साइंस आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। यस मैम, डेफिनेटली। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन हैज टू चूज अ करियर, जैसे मैंने पहले कहा था कि उसको 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना चाहिए। इनफैक्ट हर एक बच्चे को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, कुछ तो वो सोच शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे रामसेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल में भी हम लेक्चर्स अरेंज करते, जैसे शैलजा मैम का लेक्चर है, दूसरे का लेक्चर है, विच विल, इससे क्या होता है, बच्चों की थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि ऐसी कुछ हमें आगे जाके ऐसा करना है कि हमें कुछ ना कुछ करियर चूज करना है। सो इन द 7th स्टैंडर्ड द थिंकिंग प्रोसेस बिगिंस कि हमें कुछ करियर आगे चूज करना है। बट आगे करियर चूज करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें बहुत सारा उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मेरी लाइकिंग नहीं, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको जो लाइक करता है आप वो चूज करिए, बट हर चीज जो मैं लाइक करती हूँ वो कैपेबिलिटी मेरे में है या नहीं है, वो भी मुझे देखना चाहिए। और नाउ साइंस हैज गॉन सो मच अहेड, तो हम क्या करते हैं 7th और 8th में बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं कि आप सोचो आपको क्या करना है। आपके लेक्चर्स अरेंज करते हैं कि ये फील्ड ऐसा होता है, ये फील्ड ऐसा होता है। एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, साइंस के फील्ड्स, मर्चेंट नेवी, वी टेक चिल्ड्रन टू एजुकेशनल टूर्स, हर चीज उनको दिखाई जाती है कि देखो ये फील्ड अवेलेबल है आपके सामने, आपको इसमें से क्या अच्छा लगता है, क्या चूज करना है। अभी ठीक है, अभी कुछ मुझे, अभी सपोज कोई बोलेगा हाँ मुझे तो पायलट बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, पर मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो इसमें देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स दैट वी हैव टू चेक हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है। एक्चुअली हर एक बच्चे में
10 कैपेबिलिटीज होती है, 10 कैपेबिलिटी होती है, उसमें वो क्या किस चीज में वो स्ट्रांग है, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो बन तो जाऊंगी, बट आई विल नॉट एक्सेल इन दैट फील्ड। मुझे सिर्फ वो फील्ड में जाना नहीं है, पर मुझे वो फील्ड में टॉप पोजीशन पर पहुंचना है। तो करियर मुझे ऐसा चूज करना चाहिए जो सिर्फ मुझे पसंद ना हो, आई शुड लाइक इट ऑल्सो, एट द सेम टाइम मेरी कैपेबिलिटीज भी उसको मैच करनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर नाइन्थ स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं। हम उनका एप्टीट्यूड, जैसे शैलजा मैम ने बोला था कि देखो शैलजा मैम जब भी 10th में थी तब उनके पेरेंट्स ने उसका एप्टीट्यूड टेस्ट किया था, और बॉम्बे साइड स्कूल्स में बहुत सारे स्कूलों में ये कंटिन्यूसली होता है, बट मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स डोंट डू इट। उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं या साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट हर एक बच्चे का कम से कम 9th स्टैंडर्ड में होना जरूरी है। इसमें क्या होता है, उनकी जो 10 कैपेबिलिटी है उसके ऊपर 10 की रैंकिंग दी जाती है कि 10 में से उनको 10 मार्क मिल रहे हैं, या 10 में से 4 मिल रहे हैं या 8 मिल रहे हैं। हर एक बच्चे को 10 कैपेबिलिटी में 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलेगा। कोई बच्चा किसी चीज में ऊपर होता है तो किसी चीज में नीचे होता है। तो ये जो उनकी 10 एप्टीट्यूड कैपेबिलिटी है उसको हम जज करते हैं, एंड वी गिव रैंक फॉर दैट। ये एक टेस्ट है, पेन पेपर टेस्ट होता है, बहुत अच्छी तरह से हम करते हैं वो टेस्ट। of course anyone cannot do it, a person, it is also called as aptitude test और psychometric test। ये टेस्ट करने के बाद इसमें बच्चे की 10 उसके जो है वो टेस्ट करते हैं हम लोग, एंड इन दैट वी टेस्ट। नाउ फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत सारे टेस्ट है, आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ द टेस्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल टेस्ट होता है, इसमें क्लोजर टेस्ट होता है, इसमें साइकोमोटर टेस्ट होता है, रीजनिंग टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट होता है, मैकेनिकल होता है, क्लेरिकल होता है, और इन दैट हर एक बच्चे को 10 की रैंकिंग में से रैंक दिया जाता है, और उसके बेसिस पर उनको गाइड किया जाता है कि आप कौन से फील्ड ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि चलो लॉयर है, एक बच्चे को लॉयर बनना है। अभी लॉयर में 2 कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी एज वेल एज वर्बल एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी मतलब जब केस उनके सामने रखा जाएगा तो उसको रीजन करके उसको कैसे जीतना है, उसको पूरा केस स्टडी करना पड़ेगा। एंड देन सिर्फ स्टडी नहीं, उसको वर्बल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसको जज के सामने उसको पेश करना है। अगर मैं लॉयर बनना चाहती हूँ और मेरी वर्बल कैपेबिलिटी जो है वो बहुत जीरो है, 10 में से 4 मार्क्स है या 3 मार्क्स है, then I should not choose this career. I cannot choose the career of a teacher, of a professor, of a lawyer, where speaking is very, very important. So इस तरह से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अदर ऑल्सो, इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी रीजनिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके वो गुड सीए बनेगा। म्यूजिशियन जिसको बनना है उसको साइकोमोटर एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सो व्हाट हैपेंस व्हेन दिस टेस्ट इज डन, हम बच्चों के सामने पेश कर देते हैं कि देखो ये फील्ड्स आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से सही है, अब इसमें से आप चुनो। Then what will happen, if a child will see his capability, his liking, and then उसके बाद वो field choose करता है, then he will excel in his field. So this method of choosing, every parent, every school should follow, and after that he should choose this thing, of course depending on the marks। सिर्फ अभी मैंने देखा है कि 10th standard जो है उसके मार्क्स मिलना काफी इजी है। You can score very good marks in maths because it is quite easy। तो कई बार पेरेंट्स चूज करते हैं हम ये करियर चूज करेंगे, फिर 10th में देखते हैं इसका मार्क्स अच्छा है, अभी उसको तो इंजीनियरिंग हमें बनाना है, बट 11th 12th का मैथ्स इतना इजी नहीं होता है, एंड देन दे एंड अप यूजिंग रॉन्ग कैरियर वो चूज कर लेते हैं। अभी आपका सवाल था कि साइंस के लिए उनको क्या करना चाहिए। साइंस, दे शुड बी लाइकिंग फॉर साइंस, उसमें हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि साइंस लेने वाला इजिली इधर उधर घूमने, जैसे शैलजा मैम ने करा मुझे डांस करना, मुझे म्यूजिक सुनना, मुझे वो नहीं, वक्त हमारे पास नहीं होता है साइंस वालों के पास।
और maths and all really requires hard work. So if you have the liking, the ability matches, and you are a hard working person, go for science. Otherwise, don't go for science. गुड So इन्फॉर्मेशन. some level. हाँ हाँ, शैलजा मैडम कुछ बोलना चाहती है, मैडम बताइए. मुझे थोड़ा ऐड करना है राज बोलिए, अलोनी बोलिए. मैडम से कि ये जो साइंस सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, हम उनको स्कूल में कंटेंट पढ़ाते हैं, बराबर है, लेकिन बच्चे लोग को ये मालूम नहीं है कि हर एक साइंस सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं. अभी इनके स्कूल में ये प्रिंसिपल है वो बताती है, लेकिन हर एक स्कूल में तो बच्चा क्या करता है, मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बायोलॉजी है इसलिए मेरे को मेडिकल बना, लेकिन साइंस पे तीनों लगते हैं. ये हमारे बच्चे लोग को नहीं समझते और ये उनके दिमाग में जाता भी नहीं है कि इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स में कौन इंटरनल में मार्क्स कम देगा. सब हर एक स्कूल अच्छा मार्क्स देगा, लेकिन एक्सटर्नल में आपको कितना मार्क्स मिलता है वो भी ढूंढना चाहिए. ये हमारे बच्चे लोग को. और एक सवाल मैं थोड़ा दलाल सर से पूछना चाहती हूँ. सर, एक थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर मैंने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया कॉमर्स में, तो क्या मैं अकाउंट्स और बीबीआई में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? बोलिए दलाल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैडम ने. You can. अभी का okay. मैथ्स इज नॉट रिक्वायर्ड. मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती आगे, क्योंकि 12th के बाद मैथ्स होता ही नहीं किधर कॉमर्स में. ओनली अकाउंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट. अकाउंट्स में बहुत सारे वैरायटी है तुम्हारे पास. टैक्स है, देन ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. तो आपको मैथ्स की कुछ भी जरूरत नहीं गिरती आफ्टर 12th. इवन 12th में आप एसके ले सकते हैं. मैथ्स की जगह एसके ऑप्शनल सब्जेक्ट है. लेकिन स्टैटिस्टिक्स आता है ना फर्स्ट ईयर बीकॉम में, तो ये बच्चे ने जिसने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया तो उसको कुछ डिफिकल्ट जाएगा वहाँ या मैनेज कर पाएगा? गुड क्वेश्चन. मैथ्स 40 मार्क्स 60 मार्क्स. पार्डन? नाउ कैलकुलेटर्स आर अलाउड. Calculators are allowed for degree college also? Yes, ma'am. As far as we come onwards, after 12th standard, calculators are allowed. Okay, very good. This is part that we know. Calculators are allowed. अभी ICSE जो वाले Yes, बच्चे होते हैं वो मैथ्स और साइंस छोड़ देते हैं 9th-10th में. अभी ये बच्चा कॉमर्स में जा सकेगा, उसने मैथ साइंस नहीं लिया है 9th-10th के, बिकॉज यार चॉइस, और उसको अभी 11th में, तो क्या जा सकता है ये बच्चा? मैथ साइंस नहीं लिया है, ये बहुत कंफ्यूजन है हमारे साथ. Yes, ma'am, जा सकता है. कॉमर्स में मैथ्स और साइंस की जरूर आपको बोलता हूँ. साइंस का तो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है. Okay. हमारे पास कौन से सब्जेक्ट है मैडम? 11th-12th में 2 लैंग्वेजेस रहते. एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शनल हिंदी मराठी चाहिए आपको. और 4 कॉमर्स सब्जेक्ट है. उसमें आपका एक बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी रहता है. दूसरा आपका रहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. तीसरा रहता है इकोनॉमिक्स. और चौथा सब्जेक्ट ऑप्शनल है मैथ्स और सेक्टरल प्रैक्टिस. तो बच्चे लोग सेक्टरल प्रैक्टिस ले लेते हैं. तो साइंस का और मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती मैडम उनको. तो वो जा सकते हैं 11th. थैंक यू वेरी मच. यानी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी. हाँ, एक सेकंड मैडम, मैं आप तक आता हूँ. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि अगर किसी बच्चे को मैथ से डर लग रहा है या उसे आर्ट्स नहीं लेना है, साइंस भी नहीं लेना है, लेकिन मैथ से भी डर लग रहा है, तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर कॉमर्स, बिकॉज कॉमर्स में अभी सर ने बताया. मैडम बोलिए, अलोनी मैडम बोलिए. मैडम मुझे सिर्फ ऐड करना है जी दैट वी हैव 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो वहाँ मैथ्स की जरूरत नहीं होती है. बिना मैथ्स के भी आदमी कॉमर्स में जा सकता है. दैट इज ट्रू. बट आई वांट टू ऐड कि सीबीएसई ने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो सिर्फ कॉमर्स के लिए ही बना है. और कोई नहीं ले सकता है. सो जो 11th में कॉमर्स लेते हैं उनके लिए एक न्यू मैथमेटिक्स है, which is applied mathematics, which will help them in calculation which is related to commerce. Balance sheet वगैरह, all this whatever they are doing work. So a special mathematics has now been given by CBSE. So is it a compulsory subject or it is an optional subject? Compulsory. It is not compulsory. It is optional. It is optional. Okay. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैडम ने बताई कि अगर सीबीएसई स्टूडेंट है तो उन्हें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है. तो माधवी मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे इस बारे में एक पूछना था अलोनी मैडम कि जिस एप्टीट्यूड टेस्ट की आपने बात की, तो हमारी नवी मुंबई एरिया में, क्योंकि मुंबई में तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जहाँ पर ये टेस्ट किया जाता है और बच्चों को अच्छा गाइडेंस भी मिलता है.
लेकिन नवी मुंबई में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ये एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चे कर सकते बहुत अच्छा सवाल है, So this बताइए। aptitude test can be done by any clinical psychologist who is RCI registered. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसने भी किया है, जो काउंसलर्स है एंड दे आर आरसीआई रजिस्टर्ड, तो उनके सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं. फॉर एग्जांपल इवन एलडी टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, आईक्यू टेस्टिंग है. बट सिर्फ पेरेंट्स को सिर्फ देखना चाहिए दैट जिससे भी वो करा रहे हैं दैट पर्सन इज क्वालिफाइड. बिकॉज नवी मुंबई में मैंने एक चीज एक और देखी है कि यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत जगह होते हैं बट द पीपल आर नॉट क्वालिफाइड. So usually I get sometimes such testing done by people. कई बार टेस्ट का रिपोर्ट भी पेरेंट्स लेके आते हैं सामने, उसमें एक बार तो साइन ही नहीं था. तो मैंने बोला विदाउट साइन इट इज नॉट वैलिड, प्लीज गो एंड आस्क द पर्सन टू साइन. द पर्सन सेड आई विल नॉट साइन. I asked the reason why, because she's saying I'm not qualified to do it. Then I said, why did you do it? You have taken 7,000 from the parent to do the test and you're not qualified. So please return the money. Your test is not valid. So RCI registered clinical psychologist, anyone who is RCI registered, they can do the test. हाँ बोलिए मैं just शैलजा मैडम, बोलिए 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 मैडम, बोलिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन डू पर्टिकुलर टेस्ट, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए सचमुच में लगते हैं वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट लगते हैं, नॉट Yes. क्लिनिकल काउंसलिंग. और उनके जो नॉर्म्स होते हैं दे हैव टू बी इंडियन नॉर्म्स, क्योंकि अमेरिकन Yes. टेस्ट है. नॉर्म्स अमेरिका से लेके आते हैं. मैं 1 घंटा 1 साल घूमने के लिए जाएगी तो मैं पूरा बुकलेट यहाँ लेके आ सकती हूँ, यहाँ भी है. लेकिन दे हैव टू बी इंडियन नॉर्म्स, और वो भी रूरल और अर्बन एरिया के नॉर्म्स अलग होते हैं. 12th के नॉर्म्स अलग है, 10th के नॉर्म्स अलग है, सीबीएसई के नॉर्म्स अलग है, आईसीएसई के नॉर्म्स अलग है, बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन. ऑल दिस हैज टू बी सीन, देन डू इट. एंड जैसा सिग्नेचर चाहिए RCI registered हो या no, because clinical has to be RCI registered. Counselor, I am a counseling psychologist, but I am not registered myself because I am doing it for so many years. मेरा certificate valid होता है, लेकिन मुझे sign करना जरूरी होता है. I have to write on top कि मेरा क्या qualification है. And when I give the report ऐसा होना चाहिए कि crisp, कुकी भी है, केक भी है, बिस्किट भी है, नानकटे भी है. ऐसा नहीं चलेगा. नानकटे तो नानकटे बोलो, नानकटे है. केक तो केक ये बोलो. ये भी मैनेजमेंट भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है, साइंस में भी जा सकता है. ऐसा अगर रिपोर्ट है देन इट इज नॉट वैलिड एंड इट हैज टू बी 1-to-1. न्यू बॉम्बे में होता है, लेकिन देर आर पीपल, एज राज अलोनी मैडम सेड, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, क्योंकि आजकल ये शॉर्ट टर्म बिजनेस है. मैं उसी पे आ रहा हूँ, अभी इसी पे आ रहा हूँ रिटायरमेंट लाइफ कि हाँ, कि ये अगर टेस्ट जो हो रहा है उसकी फीस वगैरह क्या होती है, या फिर मतलब वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? ये मेरा सवाल है अलोनी मैडम से. एक्चुअली ये जो बाहर करते हैं दे रियली चार्ज अ लॉट. 4,000 to 7,000 they charge. So it is better that the schools do it. Okay. अभी हम मेरे यहाँ तो I had a counselor जो खुद करती थी. So we were hardly charging 100 rupees per test. क्या बात है, For the क्या? parents. But क्या है same within 100 rupees I was giving everything. उसके साथ क्या होता है, टेस्ट होता है, उसका रिपोर्ट होती है, and then afterwards 1-to-1 talk with the parent and the child, because उनको पूरा रिपोर्ट समझता नहीं है, तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये तुम्हारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स है, इसमें तुमको जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए. ऑल दैट एक्सप्लेनेशन, पेरेंट्स हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. वो भी वो काउंसलिंग टेस्ट के साथ ही की जाती है. सो अगर स्कूलों के पास काउंसलर नहीं है, then also if we talk to the counselor and we call them here in our school and give them number of students, then it becomes very very cheap. But a child going on his alone, उसके लिए वो बहुत costly होता है. नहीं, और ये जो Okay. रेट्स है, जानकारी, सॉरी, हाँ, Continue. जानकारी बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे मैंने स्कूल में स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड व्हेन माय फर्स्ट बैच ऑफ 8th and 9th स्टैंडर्ड केम. तो स्कूल में मैंने स्टार्ट किया था, दैट टाइम आई डिसाइडेड कि कम से कम आई एम गोइंग टू चार्ज 100 रुपीज, बिकॉज नॉट ऑफ पेपर, उसमें पेपर कंज्यूम बहुत होता है टेस्ट में. एंड नॉट ओनली दैट, पेरेंट्स उसका वैल्यू नहीं रखेंगे कि दे थिंक इट इज जस्ट एनीथिंग विच द स्कूल हैज डन सम टेस्ट.
So we decided with 100 rupees, but I remember out of 300 children, first जब भी मैंने ये टेस्ट सामने रखा तो hardly not even 40 or 50 turned up. Others said we are not interested in the test. So I had to take a number of meetings explaining to them what the test is, how useful it is, और फिर धीरे धीरे वो संख्या बढ़ने लगी and 300 से 200 तक पहुंच गई, 250. अब ये हालत है कि now my parents are saying, मैम कब करोगे टेस्ट, हमें करवाना है. When are you doing? Now Corona has come, so children are not coming to school. So now my parents are asking me, ma'am, when, or ये तो paper pen test है, it cannot be done online. So now parents have started asking. That is because I brought about awareness in the school कि how important this is. But I am very happy that today this topic has come out because बहुत सारे schools नहीं करते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स, आई वुड से 80% ऑफ आवर पेरेंट्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. अच्छा, एक सवाल अभी स्टूडेंट से आया था, मेरे व्हाट्सएप पे अभी आया हुआ है. तो वो पूछ रहा है, मैं मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी अभी 10वीं पास की है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप में से कोई भी एक, हाँ बोलिए मॅडम, शैलजा मॅडम बोलिए. मराठीमध्ये उत्तर देऊ का तुला? द्या मॅडम, द्या मराठी नक्की माध्यमातला आहे तर नक्की द्या. मराठी माध्यमातला आहेस का हिंदी माध्यमातला आहे त्याला काही महत्व नाहीये. तू झालास तर SSC संपलं. तू मराठी माध्यमात आहे, तुला इंग्लिश थोडं येत होतं, हिंदी पण येत होतं ना, मग कशाला घाबरतोयस? तुला जे हवं ते घे. 10वीच्या पुढे आपल्याला मराठी माध्यम आहे, SNDT मध्ये मुलींसाठी आहे. काही कॉलेजेस मराठीमधनं शिकवतात, पण आपल्याला पुढे इंग्लिशमधनं शिकायचं आहे. त्यामुळे तुझं जे इंग्लिश लो लेवल होतं ते 11वीला मॅच होत आहे. त्यामुळे तुला ते जमणार आहे आणि तुला हवा तो विषय कर. तू सायन्स कर तुला हवं असेल तर, कारण का सायन्सची पुस्तकं पहिली इंग्लिशमध्ये लिहिली जातात, मग ती मराठीमध्ये ट्रान्सलेट होतात, म्हणून ते क्लिष्ट ट्रान्सलेशन होतं. तुमचे शिकवणारे शिक्षक इंग्लिशमध्ये शिकलेले आहेत, ते तुम्हाला मराठीमध्ये समजवतात. त्यामुळे प्रश्न नाही आहे. तुला हवं, तुला कम्फर्ट लेवल काय आहे ते कर आणि जा पुढे. माध्यम डोक्यात ठेवू नकोस. रस्त्यावर चालायचंय, पुढे जायचंय, तो सेतू आलाय तो क्रॉस करून पुढे जायचं. मी मराठी माध्यमातला आहे, मग मी काय करू? काही नाही, पुढे जायचंय, जाता येतंय. भीती घालव आणि चालायला सुरुवात कर. नक्कीच मॅडम, फार छान तुम्ही सांगितलं. आई एम एग्री विथ यू. वाह, क्या बात आहे. नाही अतिशय. मॅडम आय एम एग्री विथ यू. तुम्ही जे म्हणता ते बरोबर म्हटलेलं आहे. बोला अनिल सर बोला. हा, तर मी सुद्धा 10वी पण मराठी मीडियम मध्ये शिकलो होतो. पुढे काय कठीण नाही इंग्लिश करणं. मी जर कॉलेजमध्ये प्रोफेसर शिकू शकतो इंग्लिशमध्ये, काहीच नाही त्याच्यामध्ये. ऑन द कॉन्ट्री, तू 10वी पण मराठीत शिकला, खूप चांगली गोष्ट आहे. तुला प्रॉपर नॉलेज आलेलं आहे, ज्ञान आलेलं आहे त्याचं, आणि हेच ज्ञान तुला पुढे इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायचं. काही कठीण नाहीये. तू बोलायला चालू कर मग इंग्लिशमध्ये, तुला इंग्लिश 2 महिन्यामध्ये परफेक्ट इंग्लिश होणार. सो नथिंग टू डाऊट, नो डाऊट. काही घाबरायची आवश्यकता नाहीये. तू पुढे जा, मराठीतून पुढे यू कॅन स्कोर इन बेस्ट इन इंग्लिश. Good. Now you are already attending such talk shows. That shows you have already taken the first step. Exactly. बरोबर है मैडम. अच्छा, मेरा अलोनी मैडम से एक सवाल है. मैडम ऐसा कहते हैं कि CBSE का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा स्टेट बोर्ड से एक स्टेप अप होता है, ज्यादा बड़ा होता है. तो अगर ऐसा कहा जाता है कि जिसने CBSE से 10th किया, अगर वो स्टेट बोर्ड से 11 12 कर रहा है तो उसको एकदम इजी हो जाता है. क्या ये सही में सच है क्या? मतलब ये. हाँ सर, एक्चुअली मैं 20 साल टीचिंग किया है स्टेट बोर्ड में. अरे बाप, क्या बात. 10 years in CBSE. अच्छा, आपको दोनों का एक्सपीरियंस है मतलब. राइट क्वेश्चन. एग्जैक्टली. बोलिए मैडम. आई हैव सीन, दोनों मैंने स्टेट बोर्ड भी देखा है, CBSE भी देखा है. Yes, I would say, especially maths and science, CBSE level is far ahead, and really tough, and it begins from lower classes. और उसकी वजह क्या है? If you want to know the reason for it, CBSE gives lot of freedom for us to choose the books. For example, अभी जैसे स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, हम वो टेक्स्ट बुक ही लेते हैं टीचर्स और उतना ही पढ़ाते हैं. बट CBSE हमें छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक
हमें ऑप्शन देता है बुक्स चूज करने के लिए. So we go for the best books, and it depends on what type of children. Now I go for the toughest book, which is there, even much more tough than NCERT books also, and children are able to do it. So level, if you go to see, it is really very high. For example, मैं आपको एक example ऐसा दूंगी कि sometimes my children fail. Suppose CBSE child fails in 9th standard, then they go for private SSC. But any child who has failed means getting marks in digits, they go for private SSC. आज तक कोई first class के नीचे नहीं आया. They find it very easy. So maths and science of CBSE is tough, but ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता है. It is easy also, but level is far higher. अगर किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आई थिंक फ्रॉम 6th standard onwards you should go for CBSE. Not even ICSE. CBSE is the best. बेस्ट ऑप्शन, CBSE बेस्ट ऑप्शन है. अच्छा, बिफोर एंडिंग दिस शो, मैं फिर से एक बार मान्यवरों को पूछना चाहूंगा, अगर किसी को कुछ सवाल है एक दूसरे से पूछना है ताकि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाए. मुझे एक सवाल अलोनी मैडम से पूछना है. हाँ. मुझे एक सवाल, अलोनी मैडम, CBSE का बच्चा 10th पास हो गया अभी, बराबर है, वो 11th 12th में CBSE में एडमिशन लेगा, लेकिन अगर उसने CBSE में एडमिशन नहीं लिया तो ही विल हैव टू अपीयर फॉर CET ऑफ द स्टेट बोर्ड, जो अभी 21 अगस्त को है, 19 जुलाई. तो उनको अभी स्टेट बोर्ड का पोर्शन करना पड़ेगा मैडम. Yes. क्योंकि वो CBSE से 10th किया, लेकिन उन्होंने आपके 11th 12th में एडमिशन नहीं लिया, और अभी वो ढूंढ रहा है कि मुझे 11th 12th में एडमिशन जाना है, तो अभी उसको स्टेट बोर्ड का पोर्शन, तो अभी उनको स्टेट बोर्ड का पोर्शन करना पड़ेगा, बराबर है, बिकॉज देयर इज नो CET फॉर 12th, करेक्ट, फॉर CBSE के लिए नहीं है. दैट वाज द क्लैरिफिकेशन है, कि बहुत सारे सवाल मेरे पास आ गए. CBSE admission takes direct in college. Like 10th पास होने के साथ हम लोग कॉलेज वाले डायरेक्टली लेते हैं, हमारे लिए कोई बराबर नहीं है. लेकिन अगर मैंने नहीं लिया स्टेट बोर्ड, हाँ, फिर उसको करना पड़ता है. दैट्स इट. कि मेरे पास बहुत सारे सवाल ऐसे आ गए. एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज ऑल्सो अ मस्ट फॉर देम, माइग्रेशन, और वो डायरेक्टली उसको नहीं मिल सकता है. सो मेजॉरिटी ऑफ देम इट इज इजी. और अगर स्टेट बोर्ड का भी कोई बच्चा स्टूडेंट CBSE में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है. उसके लिए भी कोई CET कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, गुड. अनिल दलाल जी, हाँ बोलिए. लेते हैं. दलाल सर वांटेड. दलाल सर कुछ बोलना चाहे. दलाल सर बोलिए. मैडम, मुझे एक हटके क्वेश्चन पूछना है आपको. आपने अभी जो बताया कि एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, आई एग्री विद दैट. किसी के परिस्थिति नहीं हो सकती है, पता नहीं रहा है. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे रहते मेरे पास के, दे कांट अफोर्ड द डे टू डे फूड आल्सो. तो ऐसे बच्चे दे कांट गो फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, और एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट 100% परफेक्ट रहता है कि मुझे आपको पूछना. कैन आई आंसर? सर आई आंसर. या बोलिए. एप्टीट्यूड टेस्ट के रेट्स फ्लक्चुएटिंग है. यस मैम. 100 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 7,000 तक है. अभी NGOs के करेंगे तो हम लोग 100-150 में कर देंगे, मैं भी करती हूँ. स्कूल के हिसाब से रेट चलते हैं. अगर कोई स्कूल है बोलेगा 200 का है, लेकिन बच्चा 50 रुपये भर सकता है, ओके, डिपेंड्स ऑन द काउंसलर, डिपेंड्स ऑन द स्कूल. लेकिन ये जो रेट्स है वो रेट्स अलग अलग हर एक स्कूल के हिसाब से होते हैं. टेस्ट करना जरूरी इस वजह से होता है कि मुझे मालूम नहीं मुझे क्या आता है, मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मुझे समझते. सो अगर नहीं कर सकते पेरेंट्स तो काउंसलिंग के हिसाब से भी होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग से भी हिसाब से बात करके बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को क्या करना है मालूम है. और एक बात याद रखना, 14 साल का बच्चा को उनको सबसे ज़्यादा सब समझता है, हम लोग समझ. उसको कभी खाने का क्या मालूम है, किधर से खाने का वो मालूम है, कौन से कपड़े पहनने का उसको मालूम है, कौन सा बाइक अच्छा है वो मालूम है, कौन सा गाड़ी अच्छा है, ये हम लोग को भी नहीं मालूम. इसका मतलब है उसका ये जो जनरल सर्वे नॉलेज है वो अच्छा है. तो अगर में क्या होता है, वो सिर्फ एक चीज़ देखता है, पैसा किधर ज़्यादा मिलेगा. आई हैव अ स्टैंडर्ड आंसर फॉर देम. अगर तेरे पास कमाने की कैपेसिटी है ना
तो लक्ष्मी तेरे पास आएगी। जिस दिन लक्ष्मी नहीं आती है तो समझ ले तेरे कैपेसिटी में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ मैडम, अच्छा तो मेहनत करना, मेहनत कर। सरस्वती भी चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए, तो दोनों के लिए मेहनत तो चाहिए। पैसा सब कमाएंगे। एंड आई गिव देम अ वेरी सिंपल एग्जांपल। रास्ते पर का भिखारी को भी मालूम है कितना पैसा कभी मांगने का। एग्जाम के टाइम पे बोलता है पेपर अच्छा जाएगा, 25 रुपया डाल। पेपर है उसको बराबर, एग्जाम का सीजन का टाइम टेबल मालूम रहता है। बट स्टूडेंट्स डोंट एक्सेप्ट इट और पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। जैसा अलोनी मैडम ने बोला, अवेयरनेस जरूरी है कि पेरेंट्स को समझा दो ना कि बाबा ऐसा ऐसा है। सब बच्चे अच्छे हैं। माधुरी मैडम ने पहले एक अच्छा बोला था, साइंस में जाने का, बाद में कॉमर्स, बाद में आर्ट। ऐसा नहीं है। साइंस में जाने वाले भी जब 12th में उनको कुछ नहीं मिलता है ना, तब वो कॉमर्स में BMS पढ़ते हैं, तभी उनको बहुत प्यार आता है BMS का। मुझे बहुत प्यार, मैं तो BA में उनको सोचा मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ऑनलाइन में इन्फॉर्म क्यों उनको मिला। मैं एक सवाल अभी माधवी मैडम से पूछना चाहूंगा। मैडम, आपने आर्ट्स लिया था, तो आप एक प्रोफेसर, एक शिक्षिका रह चुकी है। ऐसा एक ट्रेंड या कहा जाता है कि आर्ट्स यानी टीचर, मतलब जो BA करता है वो टीचर ही होता है। क्या ये सही है क्या कि आर्ट्स होने के बाद कोई और भी स्ट्रीम है? माधवी मैडम बताइए। ऐसा कतई नहीं है कि आर्ट्स ले लिया तो सिर्फ हम टीचर्स बन सकते हैं। एक्चुअली आर्ट्स में तो सबसे ज्यादा ऑप्शंस आपके पास खुले रहते हैं। आर्ट्स अगर आप लेते हो तो इसका मतलब है कि आपके बहुत सारा ऑप्शन है। और इसके लिए मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे लैंग्वेजेस अगर आपके अच्छे हैं, ज़्यादातर लोग आर्ट्स इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि उनका लैंग्वेज अच्छा, उनको इंटरेस्ट रहता है लैंग्वेजेस में। तो लैंग्वेजेस में ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हो। इंटरप्रेटर्स है, ट्रांसलेटर्स है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि हमें सभी को पता है गवर्नमेंट के बहुत सारे जॉब्स रहते हैं जिसमें MPSC और UPSC के एग्जाम्स देने पड़ते हैं, पास करने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी उस एग्जाम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आर्ट्स रिलेटेड हैं। एक्चुअली साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे वहाँ पर जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत डिफिकल्टी रहती है। तो आपके पास तो और वो भी द्वार खुल जाता है अगर आप फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों ने ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से आपको एक असर्टन करना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो उसके हिसाब से अगर बच्चा आगे बढ़ता है, उसके हिसाब से अगर बच्चा अपने ऑप्शंस क्लियर करता है, तो फिर उस बच्चे को मुझे लगता है कि सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। फोकस हमारा ज्यादा रहना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट, मेरे पास कौन सा स्किल है ये मुझे जानकारी लेनी है, और फिर उसको मुझे कैसे रिफाइन करना है, उसको कैसे, जैसा हीरा रहता है लेकिन वो कोयले की खदान में रहता है, उसको जब तक आप पहलू नहीं ले लेते हो, जब तक उसको अच्छा हीरा नहीं बनाते हो, तब तक वो कोयला ही कहलाएगा। तो ये अपने ऊपर रहता है कि किस तरीके से मेरे स्किल्स जो है वो उसको मैं अपने टैलेंट्स जो है वो उसको निखारूं। और वो निखारने के लिए जैसा भी जानते हैं कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको बहुत डिवोशन से और पूरी मतलब दिल जान से उसमें अपने आप को झोंकना रहता है, और तभी जाके आप कुछ बन पाओगे। हमेशा बच्चों ने ये सोचना चाहिए कि मैं ये, मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि मुझे ये करने के बाद ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगा, फिर ऐसा इतना पैसा मिलेगा। बच्चों ने ये सोचना चाहिए कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि पहले आपको देना है। सैक्रिफाइस इज द फर्स्ट थिंग, उसके बाद में आपको कुछ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया, पेरेंट्स भी, हम अपने बच्चे की क्या कैपेसिटी है, मेरे अधूरे सपने मेरा बच्चा पूरा करे, ये अगर हमारी सोच है तो हमेशा हम अपने बच्चे के ऊपर दबाव डालते हैं। जी बोलिए शैलजा मैडम, बोलिए। बच्चे लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने MA विथ हिंदी किया तो मुझे लिए बैंक का जॉब है, हिंदी ऑफिसर्स पोस्ट है बैंक में,
आई डोंट नीड टू डू अ कॉमर्स और एनीथिंग, मैथ्स नहीं करेगा तो भी आई नीड। मैंने अगर एमए मराठी किया तो मंत्रालय का जॉब रखा हुआ है बिकॉज दे वांट एमए विथ मराठी। आजकल कंप्यूटर का स्किल जरूरत है। सोशियोलॉजी किया तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी हुई है विद टाटा इंस्टीट्यूट के कोर्सेज, ये है। लेकिन हमने कोर्सेज ना बच्चे लोग के तब तक पहुँचे नहीं। ये आपका प्रोग्राम जो है वो अच्छा है, लेकिन ऐसे और थोड़े प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम लोग बच्चों तक पहुंच सके, राइट अप टू रूरल एरियाज पहुंच सके। बिल्कुल मैडम, मैं थोड़ा आपको रोकता हूं क्योंकि समय की पाबंदी है। अभी आखिर में 30 सेकंड का समय हर एक एक्सपर्ट को दिया जाएगा। 30 सेकंड में अपनी राय रखिए, 30 सेकंड, बहुत ही शॉर्ट। बोलिए शैलजा मैडम, पहले आप बोलिए, फिर हम जाएंगे अलोनी मैडम के पास। बोलिए शैलजा मैडम। सीधा साधा है, आपको अगर करियर करना है पहले सोचो आपको अच्छा क्या लगता है, आगे चलना है। हार्डवर्क सब जगह चाहिए, चलते रहो, आगे का रास्ते सब द्वार खुल जाएंगे। खुल जा सिम्पसन बोलो, सब मिल जाएगा। अलोनी मैडम बोलिए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि एक्चुअली पेरेंट्स स्टूडेंट्स सब मिलके विद द स्कूल शुड प्लान आउट व्हाट कैरियर चाइल्ड शुड टेक, और इसमें सबका सहयोग होना चाहिए साथ में, एंड टेक अ डिसीजन वाइजली। एंड स्कूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। इन माई 11th and 12th स्टैंडर्ड हर क्लास में मैंने पूरे जो अभी सपोज कॉमर्स की क्लास है तो कॉमर्स के जितने ऑप्शंस अवेलेबल है कोर्सेज के, that posters are put up in every class. In PCM I put up the poster so that whole year the children are looking at that poster, reading and taking decision कि उनको आगे जाके क्या बनना है। So तीनों का हाथ चाहिए, parent, student and school should jointly help the child to choose a career. वेरी गुड मैडम। आप बोलिए माधवी मैडम, बताइए। मुझे लगता है कि साइंटिफिक तरीके से अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तय करना चाहिए। किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके हमें बिल्कुल डिसीजन लेना चाहिए। और स्कूल लेवल पे मुझे लगता है कि सभी स्कूल्स ने एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चों को हम ये सब चीज़ें अवेलेबल कर दें ताकि बच्चे पेरेंट्स के साथ में और टीचर्स के साथ में बैठ के कुछ अपना फ्यूचर जो है वो डिसाइड कर सकें। अनिल सर बोलिए। मेरे को लगता है बच्चे लोगों ने जो फ्यूचर चुनना है उसके पीछे मेहनत करनी जरूरी है। हर एक फील्ड अच्छा है। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं कि मुंबई में एक मुच्छड़ पान वाला फेमस है, ऑनलाइन पान बनाता है वो। आप ऑनलाइन ऑर्डर देता है और आपके घर पे डिलीवरी आती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत सारी हैं। मैंने ऐसे भी चप्पल वाले देखे हैं कि जो कंसल्टिंग जो शूज़ वाला जो है नाइकी, रिबॉक जैसे उसके पास कंसल्टिंग के लिए आते हैं, यानी चार्जेस फीस इन लैक्स ऑफ रुपीज। यू कैन इमेजिन, सादा सिंपल आदमी है, ही इज नॉट मच फॉर एजुकेटेड। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है वहाँ पे लगा हुआ, मेहनत करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। पैसे की चिंता मत करो, नाम फल सब मिलेगा। जो भी करना है द डे वन यू डिसाइड एंड स्टार्ट विथ इट। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, आपने अपनी राय रखी। और भी सवाल है लेकिन समय की पाबंदी है। अभी हम शायद इस सेशन को पार्ट 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन आज हमें इस समय की पाबंदी की वजह से शो को रोकना पड़ रहा है। काफी सारे सवाल है लेकिन आपका भी समय महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको 1 घंटे का समय मांगा था और आपने दिया, तो मैं सभी मान्यवरों का, सभी एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं शैलजा मुए मैडम जो कि एक काउंसिलर है, उनका धन्यवाद करता हूं। फिर मैं धन्यवाद करता हूं राज अलोनी मैडम का, रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं माधवी मतलापुरकर मैडम का, एमईएस स्कूल की स्कूल की एक्स प्रिंसिपल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं अनिल दलाल जी का, एक्स प्रोफेसर SIS कॉलेज। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। for inviting us.